अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो शर्ट हम पहनते हैं, आखिर ये बनती कैसे है? आज हम भारत की विशाल गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर झांकने वाले हैं, एक ऐसा सेक्टर जो दुनिया भर के दबावों का सामना कर रहा है और साथ ही लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। तो देखिए, ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। बात हो रही है खेती-बाड़ी के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर की। इसका मतलब सीधा सा है, लाखों करोड़ों परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं एक गारमेंट फैक्ट्री के अंदर। आखिर होता क्या है वहां, जहां सैकड़ों लोग एक साथ काम करते हैं? देखते हैं कि कैसे कपड़े का एक टुकड़ा फैशन बन जाता है। देखिए, गारमेंट बनाना ना पूरी तरह से इंसानी मेहनत का काम है। यहाँ हर मशीन पर एक इंसान बैठा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कपड़ों की सिलाई में जो बारीकी चाहिए वो मशीनें नहीं कर सकती। जरा सोचिए, अगर किसी फैक्ट्री में 10,000 मशीनें हैं तो इसका मतलब हुआ कम से कम 10,000 दर्जी। और ये तो सिर्फ दर्जी हैं, इनके अलावा हेल्पर और दूसरे स्टाफ तो अलग ही हैं। तो कपड़े के एक रोल से एक शानदार ड्रेस बनने तक का सफर बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले तो कपड़ा आता है, उसकी अच्छे से जांच होती है, फिर उसकी कई परतें बिछाई जाती हैं और पैटर्न के हिसाब से कटिंग होती है। इसके बाद हर कटे हुए हिस्से पर टिकट लगाकर बंडल बनते हैं, जो सीधे जाते हैं सिलाई के लिए असेंबली लाइन में। और आखिर में जब सब कुछ सिल जाता है तो होती है फिनिशिंग और फाइनल ऑडिट। इसके बाद ही वो पैक होने के लिए तैयार होता है। लेकिन फैक्ट्री के अंदर की दुनिया से बाहर एक बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी है, और ये चुनौती पूरे उद्योग में उथल-पुथल मचा रही है। हम बात कर रहे हैं ट्रेड टैरिफ की। और पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या है? वो बढ़ी हुई लागत नहीं, बल्कि अनिश्चितता है। मतलब किसी को पता ही नहीं कि कल क्या होगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई ऐसा खेल खेल रहा हो जिसके नियम हर पल बदल रहे हों। ऐसे में कोई भी बड़ा दाव क्यों लगाएगा? और यही वजह है कि जो विदेशी खरीदार हैं वो बड़े बड़े ऑर्डर देने से कतरा रहे हैं। इंडस्ट्री के ही एक व्यक्ति ने इसे बहुत सही तरीके से बताया। वो कहते हैं, हर कोई बस किसी तरह अपना काम चला रहा है, हैंड टू माउथ। इस अनिश्चितता का सीधा मतलब यह है कि अब बड़े और लंबे चलने वाले ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह छोटे छोटे कभी भी आ जाने वाले ऑर्डर आ रहे हैं। इससे फैक्ट्रियों के लिए आगे की प्लानिंग करना नामुमकिन सा हो गया है। तो जाहिर सी बात है, जब बाजार ही छोटा हो जाए तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। और भारत के लिए ये लड़ाई दो तरफा है। चलिए देखते हैं इसके दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स को। तो यहां तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बांग्लादेश को कम टैरिफ का सीधा फायदा मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ है चीन, जिसके पास बहुत बड़ी उत्पादन क्षमता है और सरकार का पूरा सपोर्ट भी। और इन दोनों के बीच फंसा है भारत। चीन की बढ़त कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है। एक एक्सपर्ट का कहना है, हम चीन से 100 साल पीछे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहां सरकार का पूरा सपोर्ट है, जमीन सस्ती है और प्रोडक्शन इतने बड़े और ऑर्गेनाइज तरीके से होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब बात करते हैं बांग्लादेश की। यह आंकड़ा देखिए जरा, 90%। वहां की गारमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले 90% लोग महिलाएं हैं, और इसे उनकी एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल उठता है, भारत में ऐसा क्यों नहीं है? आखिर भारत क्यों पिछड़ रहा है? और इसका जवाब सिर्फ बाहरी कंपटीशन में नहीं है, बल्कि कुछ दिक्कतें देश के अंदर भी हैं। जी हां, जवाब छिपा है भारत की अपनी घरेलू मुश्किलों में। इसमें लेबर से जुड़ी चुनौतियां भी हैं और एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल रुकावट भी। भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती है महिला कर्मचारियों की सुरक्षा, खासकर रात की शिफ्ट में। इसी सुरक्षा की चिंता की वजह से फैक्ट्रियां बड़ी संख्या में महिलाओं को काम पर रखने में हिचकिचाती हैं, जबकि ये माना जाता है कि वो काम में ज्यादा कुशल होती हैं। लेकिन इन सबसे भी बड़ी एक और समस्या है। जैसा कि एक फैक्ट्री मालिक ने बताया, सबसे बड़ी दिक्कत है फाइनेंसिंग, यानी अपना बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा उधार लेना पड़ता है, उसकी लागत। और ये चार्ट इस समस्या को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। जहां दुनिया के दूसरे देशों में बिजनेस को 1 से 2% पे लोन मिल जाता है, वहीं भारत में ये ब्याज दर लगभग 9% है। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक भारतीय फैक्ट्री ने अभी एक धागा भी नहीं सिला और वो अपने कॉम्पिटिटर से पहले ही 8% महंगी हो चुकी है। अब ऐसे में दाम पर मुकाबला करना तो लगभग नामुमकिन हो जाता है ना? तो जब हम इन सारे पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब मेड इन इंडिया की असली तस्वीर सामने आती है। और ये तस्वीर एक बहुत ही कठिन लड़ाई की है। इस स्लाइड से हमें पता चलता है कि वैल्यू कितनी बढ़ती है।
देखिए, जो चीज़ फैक्ट्री में लगभग 600 रुपए की बनती है, वो बाजार में 2500 रुपए तक में बिकती है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि जो निर्माता है, जो इन सारे दबावों को झेल रहा है, वो बहुत ही कम मार्जिन पे काम कर रहा है। और ये जो लाइन है ना, आप बड़ी मुश्किलों के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये इस पूरे माहौल में टिके रहने की जद्दोजहद को एकदम सही बयां करती है। तो सवाल यही उठता है कि मेड इन इंडिया को इस कठिन लड़ाई को जीतने के लिए आखिर करना क्या होगा? इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी, फाइनेंस और समाज, इन तीनों स्तरों पर किस तरह के बदलावों की जरूरत पड़ेगी? ये एक सोचने वाली बात है।